केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिएजेंट। देखिए आप केमिकल रिएक्शन आप पहले भी पढ़ के आए हुए, 10 में थोड़ा पढ़े हैं आप। देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या है सर, ये मेरा है एक कंप्लीट हेडेड एरो, ठीक है। एरो के हेड साइड में जो रहता है ना वह होता है आपका प्रोडक्ट, और एरो के टेल साइड जो पाया जाता है ना वह होता है आपका रिएक्टेंट। तो जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, तो उसी तरह रिएक्टेंट के भी दो कंपोनेंट है। रिएक्टेंट के आपके दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है आपका सबस्ट्रेट, दूसरा कंपोनेंट है आपका रिएजेंट। अब प्रोडक्ट के भी दो कंपोनेंट है, एक है आपका मेन प्रोडक्ट और एक है आपका बाय प्रोडक्ट। अब देखिए रिएजेंट भी आपका दो प्रकार का है, क्या होता है सबस्ट्रेट, क्या होता है रिएजेंट, वो भी बता देंगे हम आपको। पहले ध्यान रखिएगा कि रिएजेंट भी आपका टू टाइप का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। बात नहीं कर रहे हम, मुंह खा कर देता बातें। यहाँ पे रिएक्टेंट दो टाइप का, एक सबस्ट्रेट है, दूसरा आपका रिएजेंट है। रिएजेंट भी दो टाइप का, एक इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल है। एरो के हेड साइड में वहाँ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी दो प्रकार का, एक मेन प्रोडक्ट, एक बाय प्रोडक्ट। देखिए आप थोड़ा सा हिंट करते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट जो मोर अमाउंट में बनता हो, एक ऐसा प्रोडक्ट जो भर के बनता हो, एक ऐसा प्रोडक्ट जो ज्यादा मात्रा में बनता हो, एक ऐसा प्रोडक्ट जो मोर परसेंटेज में बनता हो, इसी को बोलते हैं मेन प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोडक्ट जो लेस अमाउंट में बनता हो, इसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोडक्ट जो तनिष्क में बनता हो, इसी को बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। ओके, देख सकते हैं मेन प्रोडक्ट के नीचे की मोर अमाउंट में फॉर्मेशन होता है, बाय प्रोडक्ट लेस अमाउंट में फॉर्मेशन होता है, तो इसकी जरूरत नहीं है, समझे। फिलहाल सबस्ट्रेट और रिएजेंट ये दोनों को समझाना पड़ेगा। फिलहाल आप ये टेबल बना लीजिए, रिएक्टेंट एरो का हेड लीजिए, फिर प्रोडक्ट सबस्ट्रेट लिखिए, फिर रिएजेंट लिखिए, ये दोनों फॉर्मेट लिखिए। अभी बहुत किसी ने बताना है, जगह नहीं है बताने का। देखिए आप सर सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बारे में आपको बताते हैं। जो आपका रिएजेंट होता है ना सर, रिएजेंट आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो सबस्ट्रेट होता है ना वह हमेशा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा सर। एक ऐसा कंपाउंड जिसको रॉक्स और मिनरल्स से ऑब्टेन करते हैं वह आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है, इससे क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। एक ऐसा कंपाउंड जिसको प्लांट और एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, इससे भी क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा सर, जिसके पास हाइड्रोकार्बन नहीं होता ना उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिसके पास हाइड्रोकार्बन होता है ना वह आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। रिएजेंट जो होते हैं सर वह मोर रिएक्टिव होते हैं, रिएजेंट हमेशा मोर रिएक्टिव होता है आपका, और जो सबस्ट्रेट है ना वह होता है आपका लेस रिएक्टिव। मतलब जो भी रिएक्टेंट आपको प्रोडक्ट में बदलता है सर वह रिएजेंट की वजह से, रिएजेंट ये जिसको मोटिवेट करता है। रिएजेंट सबस्ट्रेट को बोलते हैं कि चलो ना यार प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट भी दो प्रकार का, मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों। जिस तरह मौसम बदलता है ना उसी तरह जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है ना तो उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, समझे। केमिकल रिएक्शन दो प्रकार का, एक सबस्ट्रेट दूसरा रिएजेंट। रिएजेंट हमेशा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिएजेंट हमेशा मोर रिएक्टिव होता है और सबस्ट्रेट आपका लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव वाला फिर दो के साथ है, वही इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, उसमें से एक इलेक्ट्रोफाइल होगा और एक आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। इसका जो नेक्स्ट केस है वो बहुत खास केस है। नेक्स्ट है आपका अटैकिंग स्पीसीज। हम ये पॉइंट बहुत बार बोलेंगे, यही बोलेंगे ज़्यादा।
अटैकिंग स्पीसीज। इधर जो है आएगा पॉइंट आएगा आपको अटैक्ड स्पीसीज, अटैक स्पीसीज। अब जाने दो उसकी रशिया यूक्रेन में आज भी लड़ाई चल रहा है, समझे। तो मान लीजिए आपका जो सबस्टेट है बहुत मान लीजिए यूक्रेन है और रिएजेंट आपका रशिया है, ठीक है। अच्छा से ये बोल रहे सबस्टेट, ये रिएजेंट है, रिएजेंट अटैक करता है सबस्टेट पे, रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन पे। तो जो अटैक करता है ना उसको बोलते हैं अटैकिंग स्पीसीज, और जिस पर अटैक होता है ना उसको बोलते हैं अटैक्ड स्पीसीज। देखिए ईडी लगी है भर 3, समझे। तो जो अटैक करेगा वो अटैकिंग स्पीसीज, अटैकिंग स्पीसीज ना बोल के केमिकल केमिस्ट्री बोलता है अटैकिंग रिएजेंट। ये कंफ्यूज हो रही है, अटैकिंग रिएजेंट ही है, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, सबस्ट्रेट की तरफ ये 3 पॉइंट लिखिए, रिएजेंट की तरफ मतलब कुछ बोल लीजिए, बताइएगा। इधर जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनता है तो होने वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। बताइएगा प्रोडक्ट हाउ मेनी टाइप, 2 टाइप, पहला मेन प्रोडक्ट, दूसरा बाय प्रोडक्ट। बताइएगा एक ऐसा प्रोडक्ट जो मोर अमाउंट में बनता हो, मेन प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जो स्मॉल अमाउंट में बनता है, बाय प्रोडक्ट। मोर रिएक्टिव होता है रिएजेंट, लेस रिएक्टिव होता है सबस्ट्रेट, हाँ ठीक है। फिर अटैकिंग स्पीसीज होता है रिएजेंट, अटैक्ड स्पीसीज होता है सबस्ट्रेट। ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबस्ट्रेट, और हाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है रिएजेंट। यहाँ पर कंफ्यूजन है ना, इतना पॉइंट लिखिए, इसका एग्जांपल बता दें। अब एग्जांपल पे आ रहे देखिए, देखिए मेन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, ठीक है। हम बोलते हैं यहाँ मेन प्रोडक्ट, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल पे आ रहे हैं। पहले जो एग्जांपल है वो आपका CH3 CH2 खाली बॉन्ड। ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है। कुछ भी नहीं बोलना है, समझा, जो भी बोला सटीक बोलना है, एक ही बार में सटीक। जिसने को तुम गलत बोल दिया फिर मेरे दिमाग में आ गया तो किसी सीखा ही नहीं, वो एक ही चीज बार बार रिपीट करना पड़ता है ना। तो हम भी चीज से बचना चाहते हैं, समझे। क्योंकि आपका इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप में लग गया क्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड। यूपी नेम बताइए, 1 क्लोरो इथेन। अब देखिए यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वस, यहाँ पे लिखा हुआ है के है, और यहाँ पर सर गेट का साइन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ बहुत कुछ यहाँ बताने वाले हैं। हम बताए थे आपको सर कि हेट्रोलाइटिक फीचर होने के लिए 3 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या था, एसिडिक मीडियम, दूसरा कंडीशन बेसिक मीडियम, और तीसरा कंडीशन एक्वस मीडियम। तो यहाँ पे एक्यू लिखा हुआ है, तो एक्यू का मतलब ये एक्वस मीडियम, समझे। अब एक्वस मीडियम आ गया, इससे हमको ये पता चल गया सर कि यहाँ पर जो बॉन्ड टूटेगा वो होमोलाइसिस नहीं होगा, क्या होगा, हेट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा, क्या होगा, अनइक्वल। यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्या होगा, केट आयन और एन आयन का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए सर पोटेशियम मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो पोटेशियम के मुंडी पर क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर क्या डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से तोड़े, समझे। ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन को पुल किया, ये लूज कर दिया। अब देखिए सर कार्बन और क्लोरीन में हम आए, बताइए क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, क्लोरीन का कितना, 3.5 नहीं है, 3 है। अरे भूल जाते आप, नाइट्रोजन क्लोरीन का ऑलवेज कितना होता है, 3, और कार्बन का 2.5। तो बताइएगा इलेक्ट्रॉन को पुल कौन करेगा, क्लोरीन, और लूज कौन करेगा, कार्बन। इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कौन करेगा, क्लोरीन, और रिपेल कौन करेगा, कार्बन। इलेक्ट्रॉन को पुल कौन करेगा, क्लोरीन, और पुश कौन करेगा, कार्बन। इतना चीज है, समझे आपको। अरे हम ये सब चीज सारे इसलिए बता दे रहे हैं ना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाइएगा दोस्त आप तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये सब लैंग्वेज जब आएगा तो लगेगा ये तो कभी सुने ही नहीं, तो नहीं सुने रहेगा, पहली बार देखिएगा तो डर लगने लगेगा क्वेश्चन से। तो बताइए इलेक्ट्रॉन को खींच कौन रहा है, क्लोरीन। देखिए यहाँ पे पाई सिग्मा बोर्ड का मूवमेंट हो गया,
एरो का हेड गया इसलिए क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। एरो का टेल कार्बन के पास के लिए इसे मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन के लिए पार्शियल पॉजिटिव और ये हो गया मेरा पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, बॉन्ड किस टॉलरेंस हो। अब देखिए सर यहाँ पे हम बोले थे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, पार्शियल आगे से पक्का ही ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बताइए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि हाइड्रोजन ले कार्बन यहाँ पे नहीं। ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप का था, एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो जिसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और जिसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। ओके, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हम पढ़ा देंगे स्पेशल टॉपिक करके। फिलहाल अभी जो आया वो समझ में आया ना। अब देखिए सब कुछ नहीं करना है, ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस और माइनस आपस में इसका बॉन्ड बना रहा है, ये बन गया आपका KCl। लेकिन आप लिखते हैं NaCl, तो क्या सोडियम और क्लोरीन के बीच बॉन्ड नहीं बना हुआ है? क्या बॉन्ड बना हुआ है, समझे? तो पोटेशियम क्लोराइड के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन गया। बाय प्रोडक्ट में क्या बन गया आपका KCl। इसी KCl को यहाँ ना दिखा के आप एरो के नीचे भी लिखा सकते हैं, इसको पढ़ते रिमूवल ऑफ KCl, रिमूवल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब देखिए सर यहाँ से सर मेरा K प्लस हट गया और यहाँ से मेरा Cl माइनस हट गया। ओके, अब देखिए मेरे पास कंडीशन क्या बच गया, अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बच गया, है ना। देखिए ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के मन में गाना गाता है। ये नेगेटिव बोलता है कि मैं कब से हूँ सही है, रेडी तैयार, चिपकाले में फेविकॉल से। देखिए अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में जुड़कर सर बॉन्ड बनाएगा। इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर लिखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर लगाती है अल्कोहल, ये बन गया सर आपका इथाइल अल्कोहल। ठीक है ना, रिएक्शन कितने इजी वे में है पूरा दोस्त। इसी तरह हम आपको इजी करके बता देंगे। अगर बॉन्ड हम तोड़ने सिखा दिए तो आपसे भी तोड़ने लगेगा रिएक्शन। समझ में आएगी कैसे काम कर रहे हैं? सो बुक पढ़िएगा तो इसी तरह रहेगा, प्लस माइनस। एक और तरीका है, देखिए अगर हम आपको फिजर जो नहीं पढ़ाते ना तो और धाकर तरीका पढ़ाने का, एक और मेथड से बताते हैं बिना कॉन्सेप्ट का। देखिए ये आपका इस तरह का फॉर्मेट है सर, पोटेशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है ना, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। ये मेटल नॉन मेटल को रिप्लेस कर दिया, बाय प्रोडक्ट ग्रुप में KCl निकल गया, अब इथाइल ग्रुप में जुड़ गया अल्कोहल, तो बन गया इथाइल अल्कोहल। बताओ इस तरह पढ़ाएंगे बहुत आसान लगेगा। और अभी जो पढ़ाए ना वो मैकेनिज्म बेस्ड प्रोसेस है, समझे? दोनों अच्छा ही लगा होगा। अरे हम बनाए ना, दोनों तरीका अच्छा है। फिलहाल आप मैकेनिज्म वाला फॉलो कीजिए, इससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये हो गया आपका पार्शियल नेगेटिव और ये हो गया आपका पार्शियल पॉजिटिव। तो बताइए ये सबस्ट्रेट है कि रिएजेंट? सबस्ट्रेट, और ये रिएजेंट, और ये मेन प्रोडक्ट, और ये बाय प्रोडक्ट हो गया। समझे? ये लेस रिएक्टिव कि मोर रिएक्टिव? लेस रिएक्टिव, और ये मोर रिएक्टिव। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये अटैकिंग स्पीशीज, अटैक्ड स्पीशीज की अटैकिंग स्पीशीज, ये अटैक्ड स्पीशीज। ठीक है, अटैकिंग का वर्ड यूज क्यों किया? देखिए ये प्लस माइनस तो KCl निकल गया था, देखिए ना, ये नेगेटिव चार्ज अटैक किया इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, समझे? देखिए ये भी प्लस माइनस आया ना, जिसके मुंडी पर प्लस होता है इसको भी इलेक्ट्रोफाइल ही पढ़ते हैं, समझे? जिसके मुंडी पर नेगेटिव आता है उसको भी न्यूक्लियोफाइल ही पढ़ा जाता है। रियल मीनिंग ये है, समझे? फिलहाल आप लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं। ओके, ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है, ये सबस्ट्रेट का टाइप नहीं। देखिए ये वाला रिएक्शन लिखिए, यहाँ पर लिखिए ये सबस्ट्रेट, ये रिएजेंट, ये मेन प्रोडक्ट, ये बैक प्रोडक्ट, अपने से लिखिए। अरे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन ये फिजिक्स में होता है, समझे? हाँ, देखिए होमोलाइटिक फिजन है, ठीक है? देखिए होमोलाइटिक फिजन क्या होता है, सबसे पहले बताते हैं होमो का मतलब क्या होता है। तो होमो का मतलब होता है दोस्त आपका सेम, होमो का मतलब होता है इक्वल। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो मेरे पास मिला लाइटिक, लाइटिक का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए पूरा मीनिंग बता रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन का बंटवारा बराबर किया जाता हो ना, तो उसी को बोलते हैं होमोलाइटिक फिजन। जैसे भाइयों में देखते हो जमीन का बंटवारा इक्वल होता है, समझे, तो उसी को बोलते हैं वो वहां पे होमोलाइटिक फिजन हो रहा है। अब देखिए होमोलाइटिक फिजन का अपना दूसरा नाम है, बहुत सारे बुक में अलग अलग नाम दिए गए दोस्तों। होमोलाइटिक फिजन का दूसरा नाम है आपका होमोलाइसिस। होमोलाइसिस इसी का एक और नाम है, इसी का नाम है सर होमोलाइटिक, होमोलाइटिक क्लीवेज। समझे, देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग जानकारी दिया गया। कहीं पे लिखा होमोलाइसिस, कहीं पे बुक में लिखा होमोलाइटिक फिजन और कहीं लिखा होमोलाइटिक क्लीवेज। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये तीनों चीजें मेरे लिए क्या है, सेम। अब देखिए इसका स्टोरी में बताते हैं आपको। मान लीजिए ए और बी नाम का दो एटम है। ए भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और बी भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किया और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या मामला होता है। यहाँ पर हम कराने जा रहे हैं सर होमोलाइसिस, होमोलाइसिस। अब यहाँ पर देखिए होमोलाइसिस में हमको पता है सर कि एक, अच्छा बताइए तो एक बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन और ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए आपके पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ और 2 जो इलेक्ट्रॉन उसको बराबर बंटवारा करना, तो एक इलेक्ट्रॉन बी को दे देंगे और एक इलेक्ट्रॉन ए को दे देंगे। तो इलेक्ट्रॉन को दे रहे, देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह एरो की मदद से दिखा रहे, ये आपके सामने नया आ गया। अभी जो बताए थे ये कुछ इस तरह का एरो था, इसको बोलते हैं कंप्लीट हेडेड एरो और इसको बोलते हैं हाफ हेडेड एरो। आप याद दिलाते हैं ना, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल साइन और इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल साइन। अब कोई रिएक्शन रहेगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। सर उल्टा बोल रहे हैं आप, सॉरी उल्टा बोल दिए। ये हो गया इरिवर्सिबल रिएक्शन और ये हो गया रिवर्सिबल, ठीक है। इसको बोलते हैं कंप्लीट हेडेड एरो, ये हो गया मेरा हाफ हेडेड एरो। ओके, दबाने खुद ही दोस्त नंबर पका देंगे, बोलो खुद ही कंप्लीट। ठीक है, ए और बी नाम का 2 एटम था, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद बॉन्ड बन गया। अब इस बॉन्ड को हम तोड़ने जा रहे थे, एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन बी को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन ए को दे दिए हाफ हेडेड एरो की मदद से। यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन बी के पास किया और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चल गया, ए के पास। तो यहाँ पर हमको जो प्राप्त हो रहा है दोस्तों वह ए फ्री रेडिकल प्राप्त हो रहा है और बी फ्री रेडिकल। ये जो है दोस्त ये आपका अकेला इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या आप पढ़े ना कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में। मान लीजिए एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन ही है, ये हो गया पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जनरल लाइफ की बात किया जाए ये शादीशुदा इलेक्ट्रॉन, ये कुंवारा इलेक्ट्रॉन। समझे, यहाँ पे देखिए ये जो कुंवारा इलेक्ट्रॉन है ना सर, इसी को बोलते हैं केमिस्ट्री में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। बहुत सारा बुक में इसी फ्री रेडिकल को ना लिख के लिखता अल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है। तो आज फ्री रेडिकल लिखा रहे हैं, कहीं बुक में अल्काइल फ्री रेडिकल मिलेगा तो नहीं समझना, गलत है, वो भी सही है आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। फ्री रेडिकल ना लिखा हुआ तो कभी कभी इसके बदले लिख देता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना लिखा रहे तो एक और चीज लिखा था ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सिंगल इलेक्ट्रॉन तो ओड नंबर में है, इसी के बदले लिखा था ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए सर ए बी नाम का एटम बॉन्ड बनाया, बॉन्ड को तोड़े तो इलेक्ट्रॉन का बराबर बंटवारा हुआ, बराबर बंटवारा होने से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, तो होने वाले फिजन को होमोलाइटिक फिजन कहेंगे। तो बताइएगा होमोलाइटिक फिजन में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल की अनइक्वल? इक्वल। जो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा कार्य वह कंप्लीट हेडेड एरो की मदद से कार्य कि हाफ हेडेड एरो की मदद से। और होमोलाइटिक फिजन में फॉर्मेशन किसका होता है? फ्री रेडिकल। हेडिंग दीजिए कॉपी में, होमोलाइटिक फिजन।
ये हेडिंग देखिए पूरा तेजी से, होमोलाइटिक फिजन। हाँ, होमोलाइटिक फिजन, स्पेलिंग ऐसा से लिखिएगा। देखिए पॉइंट नंबर 1 अदर नेम, पॉइंट नंबर 1 लिखिए अदर नेम, और अदर नेम लिखिए होमोलाइसिस एंड होमोलाइटिक क्लीवेज। अदर नेम में लिखिए होमोलाइसिस एंड होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइसिस एंड होमोलाइटिक क्लीवेज। लिख लिए, लिखिए जल्दी से लिखिए दोस्तों। अदर नेम होमोलाइसिस एंड होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया। पॉइंट नंबर 2 में आइए। पॉइंट नंबर 2 में लिखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लिए। पॉइंट नंबर 3 में आइए। इंडिकेटेड बाय, पॉइंट नंबर 3 में आइए, इंडिकेटेड बाय हाफ हेडेड एरो। हेडेड का स्पेलिंग होगा, हेडेड वाला स्पेलिंग प्रॉब्लम है ना किसी को, पहले हेड लिखिए फिर ईडी लगा दीजिए, हेडेड हो जाएगा। इंडिकेटेड बाय हाफ हेडेड एरो। ओके, देखिए दोस्त, इसी हाफ हेडेड एरो को जो फिश हुक एरो भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो हाफ हेडेड एरो है ना, उसी को बोलते हैं फिश हुक एरो। मछली का जो हुक्का होता है ना, मछली फंसाने वाला कुछ इसी तरह से रहता है, देखिए होंगे आप कैसे रहते हैं। बचपन में मछली फंसाने गए थे, गलती सांप फंस गया था, तो ये सब मछली फंसाना छोड़ दिए, फिर कहाँ रहे हुए बचपन में, एक ही बार बाद उसके बाद छोड़ दिए काम। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, फिश हुक एरो। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, फ्री रेडिकल इज, फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड, फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग होमोलाइटिक फिजन। फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग होमोलाइटिक फिजन। देखिए फिर ये वाला एग्जांपल लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट पे एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल में इसको लिखिए। अभी जनरल ले रहे हैं, कोई एग्जांपल नहीं लिए अभी, ठीक है। जनरल फॉर्मेट है, एग्जांपल ये वाला फॉर्मेट लिखिए आप। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये जो बॉन्ड है ना, वो कोवेलेंट बॉन्ड है आपका, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में ही आपका होमोलाइसिस होता है हमेशा, आयोनिक बॉन्ड में नहीं होता, चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में नहीं होगा। सर ये फ्री रेडिकल क्या हो, कैसे लगेगा? फ्री रेडिकल का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसके पास रहेगा वो फ्री रेडिकल बोलते हैं केमिस्ट्री में। देखिएगा फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल का दूसरा नाम क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लास 11 में बहुत सारा क्वेश्चन थे इस पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे दे देता था, क्रोमियम 2+ देता था, बोलता था इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सर ऑर्गेनिक में कैसे बना? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सर फिजिकल केमिस्ट्री में 11 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था ही नहीं, समझे, पता है ना। 11 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक भी चैप्टर नहीं था, सिर्फ फिजिकल ऑर्गेनिक ही था। इस साल है, इस साल तीनों है, बना लिए बोला। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंडीशन फॉर होमोलाइसिस, कंडीशन फॉर होमोलाइसिस। अभी ये देखिए, होमोलाइसिस होने के लिए कंडीशन आपको पूछ रहा है। देखिए पूरा बुक में ना इस तरह का कंडीशन आपको मिलेगा, कब आपको बॉन्ड तोड़ना है, इलेक्ट्रॉन का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो कब करना है। क्योंकि आप कुछ समय पहले देखे तो हमारा इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, समझे, और अभी समय आया कि इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए मामला कि कब वो कंडीशन आएगा, तो उसके लिए एक ट्रिक है, वह ट्रिक है आपका हेल्पर। ये कंडीशन नहीं भूलिएगा तो साल भर। देखिए ए से एल्केन, जब कभी भी आपके पास एल्केन हो ना, तो वहाँ का जो बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा ना, वह होमोलाइटिक फिजन होगा। जैसे मीथेन, मान ये मीथेन ले रहे, मीथेन का फॉर्मूला क्या हो गया, CH4। अब देखिए इसी CH4 को हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड H। तो मीथेन का देखिए ये एल्केन है, तो एक बॉन्ड को तोड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा। एक इलेक्ट्रॉन राइट हाइड्रोजन एटम के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हाइड्रोजन एटम के पास जाएगा। ये बॉन्ड तोड़ दिए, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास गया और एक इलेक्ट्रॉन आपका इस कार्बन के पास गया। ये बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल। CH3 को मिथाइल बोलते हैं,
मिथाइल फ्री रेडिकल, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। यह कॉन्सेप्ट पीछे से आ गया है, समझे, हम बोलते थे लेकिन मिथाइल फिर से आ गया ना, अब चालू हो गया ना, पीछे कभी जितना पढ़ाएंगे सब अब आएगा कॉन्सेप्ट दोस्तों। जो कि मिथाइल फ्री रेडिकल, जो कि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, इसी को बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं अल्काइल फ्री रेडिकल। इससे मिथाइल अल्काइल है ना, इसलिए इसके पूर्ण नाम है अल्काइल फ्री रेडिकल। अब देखिए एल्केन होगा तो वहां पे होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। एच से हो गया आपका हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर के रूप में पूरा केमिस्ट्री में आपके पास 500 डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा, चाहे 300 डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा, समझे। चाहे केल्विन की बात की जाए तो 413 केल्विन रहेगा, 443 केल्विन रहेगा, समझे। यही सब टेम्परेचर आपका हाई टेम्परेचर कहलाएगा। जब हाई टेम्परेचर रहेगा ना, ये आपको होमोलाइटिक फ्यूजन वाला केस आएगा, वहां भी बॉन्ड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर नेक्स्ट कंडीशन है सर ई से इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आप लोग जानते हैं फिजिक्स में कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है ना। जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे लिखा रहेगा सर, एरो के ऊपर। एरो के ऊपर जब कभी इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ रहेगा ना, तो वहां का बॉन्ड तोड़िएगा, वह होमोलाइसिस की मदद से तोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन सर एल फॉर लाइट। एल फॉर लाइट, लाइट वाला ये बल्ब वाला लाइट से नहीं टूटेगा बॉन्ड। ये वाला लाइट जो लेना पड़ेगा वो होगा सनलाइट, सूर्य भगवान। आज सूर्य का पूजा था ना, वही सनलाइट। इसी सनलाइट को यूज करके आपको बॉन्ड तोड़ना। ये भी सनलाइट है सर, तो एरो के ऊपर लिखा हुआ रहेगा, समझे। अब देखिए अगर सनलाइट नहीं होगा ना, तो इसके बदले में आपको लेना पड़ेगा अल्ट्रावायलेट लाइट। हाँ, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है। इसी ये आप जानते हो पराबैंगनी किरण इसको बोलते हैं हिंदी में। यही ओजोन लेयर को डिसोसिएट करने लगा था। नेक्स्ट है सर पी से हो गया पर ऑक्साइड। होमोलाइटिक फ्यूजन होने के लिए नेक्स्ट कंडीशन आपका पर ऑक्साइड होना चाहिए। रुकिए दोस्त, अभी लिखिए नहीं, समझिए, बहुत कुछ समझा रहे। पर ऑक्साइड में आपका दो कंडीशन है सर, एक होता है इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड और एक होता है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है। फिलहाल जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ आपको पेरोक्साइड ही लिखा रहेगा एरो के ऊपर, तो उसमें आपको होमोलाइसिस कराना, यही लिखा रहता है दोस्त एग्जाम में। ये 10 साल से क्वेश्चन ही पूछा है तो सिर्फ पेरोक्साइड लिख के पूछ रहा है। पेरोक्साइड में फिर हिंट नहीं देता है। तो फिलहाल याद रखिएगा दोस्त, पेरोक्साइड दो प्रकार का है, एक है बेंजोइल पेरोक्साइड, ये आपका ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। इसी का यूज ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। कभी कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस पेरोक्साइड का भी यूज कर लेता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप पेरोक्साइड जानते हैं दोस्त, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए देखते हो कान गंदा हो जाता है तो जो डॉक्टर जो केमिकल कान डालता है ना, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, समझे। कभी भी एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो एक्सीडेंटल केस में देखिए जहाँ पे हड्डी टूटता है वहाँ पे बहुत सारा धूल मिट्टी सब लग जाता है, चाहे आपको पीच रोड वाला जो पीच है वो भी चल जाता है, तो उसको भी क्लीन करने के लिए जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है, समझे। ये क्या करता है, डर्टी पार्टिकल को रिमूव करता है। अब देखिए सर ये पेरोक्साइड क्या है, यहाँ पे देखिए, जब दो ऑक्सीजन हो और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड का लिंकेज हो, इसी को बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, ठीक है। अब इस पेरोक्साइड बॉन्ड के बगल में हाइड्रोजन लगा दी, ये बन गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना। यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड राइट साइड ऑक्सीजन के पास, एक बॉन्ड लेफ्ट ऑक्सीजन के पास। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब देखिए सर नेक्स्ट केस है आपका आता है बेंजोइल पेरोक्साइड। देखिए ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग, जो अभी आप देखे थे, और बेंजीन के रिंग पर लगा रहेगा कीटो ग्रुप, ओके। इसको बोलते हैं फिनाइल कीटो ग्रुप। यही बॉन्ड यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर कीटो ग्रुप जुड़ जाएगा, कीटो ग्रुप के बगल में आ जाएगा आपका बेंजीन का रिंग। यहाँ पर भी कीटो ग्रुप जुड़ जाएगा, कीटो ग्रुप के बगल में आ जाएगा बेंजीन का रिंग। ऐसे और याद रखिएगा, जो बुक है ना, वो बुक में बेंजीन इतना देता है, बेंजीन की जगह पर आपको पीएच लिख देता है, समझे। तो ये भी आपका बेंजोइल पेरोक्साइड है। याद होगा अगर हम पढ़ाए थे बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, याद है, ठीक है ना। बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन रहता था ना, तो उसको बोलते थे बेंजाइल ग्रुप। एक हाइड्रोजन रहता था तो बोलते थे बेंजल ग्रुप, और जीरो हाइड्रोजन तो बोलते थे बेंजो ग्रुप। दादा यार
अब बेंजो प्लस खाली बॉन्ड YL बेंजोइल ग्रुप की होगी, समझे। अब बेंजोइल ग्रुप है पेरोक्साइड के साथ, इसे इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। यही का सेम है ये बेंजोइल ग्रुप। अब बेंजोइल पेरोक्साइड के पूरे कंपाउंड का नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। ओके, अब देखिए सर नेक्स्ट के साथ आपका R से होता है आपका रेडिकल। रेडिकल बोले तो फ्री रेडिकल, मतलब जब कभी भी आपके कंपाउंड में एल्केन लिखा हुआ हो तो समझ लीजिएगा वहाँ पे हमको होमोलाइसिस करना है। जब कभी भी आपके पास हाई टेम्परेचर हो तो होमोलाइसिस प्रोसेस करना है। इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइट हो, पेरोक्साइड हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, तो वैसे केस वैसे हालातों में आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। लेकिन सर लाइट है ना, लाइट कभी नहीं लिखा रहेगा आपको। लाइट के रूप में चाहे सन लाइट रहेगा चाहे अल्ट्रावायलेट लाइट। ओके, देखिए ना कंडीशन फॉर होमोलाइसिस, फिर ये ट्री का फॉर्मूला लिखिए ए हेल्पर और यहाँ पे ऐसे एल्केन ऐसे हाई टेम्परेचर लिख देंगे। देखिए इसका सो बहुत चीज याद करना। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है। 2 में 8 2 जोड़िए तो 10, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 हो गया, आर्गन का 18 हो गया, तो 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36, क्रिप्टॉन का 36, 18 3 जा 54। तो हम बोले से क्रिप्टॉन का 36 है और जेनॉन का है मेरा 54। 5 और 3 कितना हो गया 8, 6 था तो 6, तो रोडोन का भी 86 है, समझे। ये कला याद रखिए, मैजिक नहीं करें। देखिए आप चीज़ों को रखते हैं, हम फिर से बोलते हैं चीज़ों को रखिएगा दोस्तों। कंपटीशन के लायक आप नहीं है, नाम का कंपटीशन है। कंपटीशन फाइट करने के लिए बहुत ही साथी होना चाहिए माइंड, समझे। चालाकी से गेम खेलिएगा तभी जीत पाइएगा, तो हार जाइएगा। इतना वो क्लियर। देखिए यहाँ पे कुछ खास पॉइंट बताते हैं आपको। बताइए ये सारे एलिमेंट में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आपका सेम दिख रहा है? हाइड्रोजन फास्फोरस का, हाइड्रोजन फास्फोरस और फिर कार्बन का और सल्फर का, क्लोरीन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम नियॉन। इसका लिखे ना उसी का बेरिलियम एल्युमिनियम का। ठीक है, आप चुप रहिए। हाइड्रोजन और फास्फोरस, हाइड्रोजन और फास्फोरस का यहाँ पे देखिए सर, हाइड्रोजन और फास्फोरस में फोकस कीजिए। इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम है। बताइए कितना है? कितना है? 2.1। एल्युमिनियम और बेरिलियम को बताइए। बेरिलियम का 1.5 है, एल्युमिनियम का यहाँ पे। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 1.5 होता है। आयोडीन सल्फर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू बताइए कितना है? 2.5। आयोडीन का नहीं लिखा है, 2.5 को तो ध्यान रखिएगा। ब्रोमीन का 2.6 होता है, इसे कोई जरूरत पड़ेगा। देखिए सर नीचे ब्रोमीन, देखिए ब्रोमीन का 2.7 और आयोडीन का लिख दीजिए 2.5, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट को चाहिए आज, समझे। फिर क्लोरीन और नाइट्रोजन का कितना होता है? 3। क्लोरीन नाइट्रोजन का आपका 3 होता है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम होता है सर, ये यही सब आ जाएगा। देखिए याद करने का तरीका इस तरह किया, हीरा पन्ना आलू बैंगन ISC में क्लास नहीं किया, समझे। हाइड्रोजन फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू